हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन सेकंड, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चों को सिलेबस में दिया गया है। यह आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडक्शन मोटर से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक आप देख रहे हैं, रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, और दूसरा आज का हमारा टॉपिक है घूर्णक यानी रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। यह क्या होता है? सबसे पहली बात कि यहाँ पर रोटर में प्रेरित जो इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल होता है, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो वोल्टेज पैदा होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें क्या संबंध है, कैसे हम लोग एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घूर्णक यानी रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वह आपका सप्लाई वोल्टेज से कैसे रिलेट करता है, ये दोनों आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो अभी भी जो आपको इमेज में सारे इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 फेज एक इंडक्शन मोटर की अलग अलग संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक स्टेटर है। यहाँ पर इसका रोटर है, यह हमारी एंड प्लेट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यह हमारी विंग से पत्ती है, और यहाँ से हमारा एक सब चीज़ों को पैक करने के लिए एक बाहरी आवरण होता है। बाकी लगभग में जो हमारी कंप्लीट इंडक्शन मोटर होती है कुछ इस तरह की दिखती हैं। अगर इसके सभी पार्ट्स को खोल कर देखें तो यहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो इसका ये टर्मिनल बॉक्स होता है। यहाँ पर मोटर की जो भी इंटरनल वाइंडिंग होती है, जो भी उसके स्टेटर में वाइंडिंग होती है, उसका हम लोग इस टर्मिनल बॉक्स की सहायता से कनेक्शन करते हैं कि मोटर स्टार में कब चलेगी और डेल्टा में कब चलेगी, और इसी टर्मिनल बॉक्स की सहायता से हम लोग मोटर को सप्लाई देते हैं। बाकी यहाँ पर ये इसका रोटर दिखाई दे रहा है। यह जो रोटर होगा और जो इसका स्टेटर है, इसके बीच में जो एयर गैप होगा, इसी में हमारा रोटर क्या होता है, घूमता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है उसमें वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग 2 तरीके की होती है, एक केज टाइप का, दूसरा फेज टाइप का। केज टाइप में हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम की बार डाल के उसको एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। बाकी फेज टाइप का वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि रोटर में सेम पोल के लिए हम उतना ही वाइंडिंग करते हैं जितने पोल के लिए हमारा स्टेटर वाइंडिंग किया होता है। तो ये हमारे रोटर होते हैं। इसके पहले मैंने इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप लिस्ट में इसकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रोटर होता है, जिसमें मैंने बताया कि आपको वाइंडिंग होती है, ये जो आपका रोटर होता है इसमें क्या होती है, जो वाइंडिंग होती है, इसमें जो वाइंडिंग होती है, तो जब भी किसी वाइंडिंग में हमारे क्या होती है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। यह बात फैराडे साहब ने बताया था। यानी जब भी किसी कंडक्टर या किसी कॉइल या किसी वाइंडिंग में हमारा कोई फ्लक्स यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। अगर कॉइल या कंडक्टर या हमारी वाइंडिंग क्लोज हो तो उसमें करंट भी पैदा होती है। तो जब वोल्टेज और करंट पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फ्रीक्वेंसी भी पैदा होगी। तो इस रोटर में जो फ्रीक्वेंसी पैदा होगी वह हमारे सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करेगी, इस चीज़ को और थोड़ा मैं क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, यह इसका जो प्रिंसिपल होता है वह सेम जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है यह सेम एज ए ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। ट्रांसफार्मर में जिस तरह से 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसी प्रकार से हमारे इंडक्शन मोटर में भी एक स्टेटर में वाइंडिंग होती है, दूसरा रोटर में भी वाइंडिंग होती है। तो आप जानते होंगे, अगर ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह सेम फ्रीक्वेंसी पर पावर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यानी फ्रीक्वेंसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जितना इनपुट साइड की फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही आउटपुट साइड की फ्रीक्वेंसी होती है। परंतु इसमें कुछ अलग होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन होती है, उसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इंडक्शन मोटर में हमारा जो उसका रोटर होता है वह घूमता है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी रोटर की स्पीड पर डिपेंड करती है। और रोटर की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, स्लिप पर। स्लिप का मान जब 1 हो तब रोटर हमारा स्थिर होता है, और स्लिप का मान 0 हो तो उस समय जो रोटर की स्पीड ऐसी मानी जाती है सिंक्रोनस स्पीड के क्या है, बराबर है।
ये सब बातें हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रोटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसकी जो आवृत्ति होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वह किन किन बातों पर और सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करती है। तो आइए आज की हमारी जो क्लास है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया है कि घूर्णक यानी रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, यानी रोटर में जो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है इसको हम लोग को आज पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग इसमें एक दूसरा कलर प्रयोग कर लेते हैं और इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर, यानी जो रोटर में हमारी फ्रीक्वेंसी, रोटर में जो हमारी वोल्टेज पैदा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यह बात आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो रोटर में फ्रीक्वेंसी पैदा होती है वो हमारे सप्लाई, जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है इस पर डिपेंड करती है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मैं आपको बताया था कि जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति, इसके क्या होती है, समानुपाती होती। और सापेक्षिक जो गति होती है वह क्या होती है, जो हमारे सिंक्रोनस स्पीड होती है और जो रोटर का स्पीड होती है उसका जो अंतर होता है उसी को हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लोग दो केस की बात करने वाले हैं, दो केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह जो हमारा है, जो सापेक्षिक स्पीड पर हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, एक तो केस हम लोग यह स्टडी करेंगे कि जिसमें हमारा रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा, और दूसरी केस हम लोग ये स्टडी करेंगे जिसमें हमारा रोटर अपने फुल आरपीएम पर क्या होगा, घूम रहा होगा। तो दोनों केस के लिए हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केस 1। यहाँ पर देखिए केस 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारा पहला केस होगा, जब हमारा क्या हो, रोटर क्या हो, रोटर स्थिर हो, स्थिर हो। जब रोटर स्थिर हो तब उसमें जो n बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, f से प्रदर्शित कर रहे हैं, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ns माइनस क्या होगा, 0, क्योंकि हमारे रोटर की स्पीड क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पर k, और यह k किसके बराबर हो जाएगा, यह k इंटू क्या हो जाएगा, ns के हो जाएगा। यह हमारी f क्या है, यह हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ f हमारा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। एफ हमारा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको समीकरण 1 करते हैं तो अब आइए हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा रोटर n आरपीएम से घूम रहा है, तो केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, केस 2 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जब रोटर n आरपीएम से घूम रहा है, घूम रहा हो, तब उस समय जो रिलेटिव स्पीड होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम लोग रोटर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, FR, यह क्या होगी, यह समानुपाती होगी ns माइनस क्या, यह जो रोटर की स्पीड है n आरपीएम से जो हमारा रोटर घूम रहा है उसको हमने लिखा। तो यह FR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हमने लिख लिया, और यह क्या हो जाएगा, ns माइनस क्या होगा, n के होगा। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यह जो FR क्या है, यह रोटर की फ्रीक्वेंसी है, रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर की हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो आपका समीकरण मिला इसको आप 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 2 में आप समीकरण 1 से भाग लगाएंगे, समीकरण 2 में जब 1 से भाग लगाएंगे तो समीकरण 2 भागे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो होगा क्या, FR बटे FK होगा, क्या होगा, FR बटे F, FR बटे हमारा क्या होगा, FK होगा। और इधर क्या हो जाएगा,
के एन एस माइनस एन होगा, और यह एफ आर किसके बराबर है, के इंटू किसके है, एन एस के है। तो यह के से के कट जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे आगे, अगर हम लोग देखें इसको, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो एफ आर बटे एफ बराबर किसके हो जाएगा, एन एस माइनस एन बटे किसके हो जाएगा, एन एस के। और जो एन एस माइनस एन बटे एन एस किसके होता है, स्लिप के बराबर होता है। तो यानी एफ आर बटे एफ जो होगा वह स्लिप के बराबर होगा, यानी जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगी एफ आर वह किसकी होगी, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारा इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होती है वह क्या करती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी में जब हम लोग स्लिप का गुणा कर देंगे तो उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर जब रोटर हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तो उस समय स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब रोटर हमारा स्थिर अवस्था में होता है तब स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, आगे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब n बराबर क्या, 0, n बराबर 0 का मतलब रोटर की जो स्पीड है वह क्या है, 0 है, तब उस समय s बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या होगा, जब s के जगह 1 रखेंगे तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी, 1 गुणे क्या होगी, हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो या रोटर जो फ्रीक्वेंसी होगी वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, बराबर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जब रोटर हमारा क्या हो रहा हो, n आरपीएम से घूम रहा हो तो उस समय स्लिप का मान बहुत कम हो जाता है। और जब स्लिप का मान कम हो जाता है तो जब कम में किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, कम आता है। और जब उस समय रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वह बहुत कम मिलती है, लगभग 2 से 5 हर्ट्ज तक मिलती है। तो जब रोटर, यहाँ पर लिख सकते हैं, जब रोटर फुल स्पीड से क्या कर रहा हो, फुल स्पीड से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो या घूम रहा हो, मूव कर रहा हो, तब उस समय जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है, तब उस समय रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वह बहुत कम होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि स्लिप का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जब कम में किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कितना होती है, 2 से 5 हर्ट्ज के बीच में हमारी होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आज देख लीजिए क्या आपने पढ़ा, जो है यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो हमारे विद्युत वाहक बल होता है, रोटर में जो पैदा होता है, उसकी जो आवृत्ति होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करती है। और जो रिलेटिव स्पीड की फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हमने 2 केस लिया था, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में यह हमने क्या लिया कि जब हमारा रोटर स्थिर होता है तब उस समय फ्रीक्वेंसी होती है वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। जहाँ एफ आपकी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो एफ बराबर आपने लिखा के इंटू एन एस। वहीं पर जब रोटर हमारा एन आरपीएम से घूम रहा था तो उस समय जो हमारे रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वह कितना होगी, वह इसके बराबर होगी। और यहाँ से आपने समीकरण नंबर 2 देखा, और यह एफ आर क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। यहाँ से समीकरण 2 में समीकरण 1 से आपने भाग लगा क्या देखा, भाग लगाकर यह आपने रिलेशन प्राप्त किया कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू जो स्लिप होती है उसके क्या होती है, मल्टीपल यानी गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से 2 कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं क्या क्या, जो कि यहाँ पर आपने लिखा है। जब रोटर हमारा क्या हो, स्थिर हो, तब स्लिप का मान 1 होता है। और उस समय जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और दूसरी बात हमारी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब रोटर हमारा n आरपीएम से मूव करता है, घूमता है, तो उस समय जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वह हमारे सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होती है। तो ये हमारी आज की पहली टॉपिक थी। इसी प्रकार से हम लोग जो हमारे रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, आइए उसके बारे में, जो कि हमारा यह आज का दूसरा टॉपिक था। ये देखिए, रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की
आवृत्ति। तो रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, सेम हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह भी हमारी रिलेटिव स्पीड पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह भी हमारी रिलेटिव स्पीड पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो ईएमएफ पैदा होगा, जो भी हमारा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल पैदा होगा वह समानुपाती किसके होगा, रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड की। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, यह ns माइनस n से है। तो यहाँ पर जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा E2 होगा वह समानुपाती होगा किसके, रिलेटिव जो हमारी स्पीड है ns माइनस n, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर दो केस देखने वाले हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि जब n बराबर क्या हो, 0 हो, और जब रोटर हमारा क्या हो, फुल स्पीड से घूम रहा हो। तो केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे, केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे, n बराबर क्या, 0। तो जब n बराबर 0 होगा तो जो E2 होगा वह समानुपाती होगा किसके, ns के, यानी E2 जो होगा वह समानुपाती या इक्वल टू आप लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटेगा के ns। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। फिर यहीं पर जब आप दूसरी केस देखेंगे, केस 2, जब रोटर क्या लिखेंगे हम लोग, रोटर n आरपीएम से क्या हो, आरपीएम से घूम रहा हो, जब n आरपीएम से घूम रहा हो तब हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारे रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको ER से दिखाएंगे, और ER समानुपाती किसके होगा, ns माइनस n के। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो ER क्या होगा, बराबर, यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ns माइनस क्या होगा, n के होगा। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो इसको आप समीकरण 2 कह सकते हैं। पुनः आप समीकरण 2 में क्या लगाएंगे, समीकरण 1 से भाग लगाएंगे, और जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ER बटे क्या होगा आपका E2 होगा, यह किसके बराबर होगा, कि ns माइनस n बटे क्या होगा, k इंटू ns के होगा। तो ये k से k कट जाएगा, ये ns माइनस n बटे ns किसके बराबर होगा, स्लिप के। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे यह स्लिप के बराबर हो जाएगा। तो यह रोटर में जो हमारी वोल्टेज इसको आप जो है E2 लिख सकते हैं, E2 अब सही है। तो यहाँ ER बटे क्या लिखेंगे आप, ER बटे क्या लिखेंगे आप, E2 बराबर क्या लिखेंगे, स्लिप के। तो यहाँ पर जो रोटर में हमारे क्या होगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ER बराबर E2 इंटू S लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो रोटर में हमारी वोल्टेज पैदा होगी वह हमारी स्टेनलेस स्टील कंडीशन में रोटर में वोल्टेज पैदा होगी वह और स्लिप के गुणनफल के बराबर होती है। शुरू में जब स्लिप का मान 1 होता है तो स्लिप का मान 1 अधिकतम होता है, तो उस समय जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वह क्या होगा, जब रोटर हमारा स्थिर अवस्था में होता है जितना कि उसमें ईएमएफ पैदा होता है उसके बराबर होगा। और जैसे जैसे रोटर हमारा मूव करता है उसमें जो वोल्टेज पैदा होता है उसका मान कम होता चला जाएगा। तो ये 2 बातें आज के लिए थी जो कि मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।